अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस्त नंबर 9 के हिस्सा 2 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। आप लोगों के बताने से, फीडबैक देने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। जब मोटिवेशन मिलती है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉवल और अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लिखती हूँ। तो 2 दिन मैंने एपिसोड नहीं दी, उसकी कुछ पर्सनल रीज़न थी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी रेगुलर एपिसोड आए। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा 2। कहाँ रह गई ये लड़की? अभी तक आई क्यों नहीं? रिहाना बेगम लाउंज में टहलती हुई फिक्रमंदी से गोया हुई। अम्मी, आप फिक्र न करें, आ जाएगी। दोस्तों के साथ डिनर पे गई है। हंसी मजाक में देर हो जाती है। फिर सबसे बढ़कर फिजा और शेहान साथ हैं। शेहान को तो आप जानती हैं ना, वो कैसा है? अंदिलिप ने तसल्ली देते हुए कहा। वो सब ठीक है, लेकिन तुम सब अपने बाप के दिमाग से अच्छी तरह वाकिफ हो। उन्हें लड़कियों का यूं देर रात तक बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने जितनी आज़ादी दी है वो काफ़ी है। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि आज हसन साहब ने कॉल करके कहा वो देर से घर लौटेंगे, वरना मैं क्या जवाब देती उन्हें। रिहाना बेगम बेइत्मीनानी से बोल रही थी। लहजे में फिक्र और खौफ का उनसर था। बेटा अंदिलिप, तू कॉल कर शेहान से पता कर वो लोग और कितनी देर करेंगे, अभी तक आए क्यों नहीं। अच्छा अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं कॉल करती हूँ। अंदिलिप ने ये कहकर बिना वक्त ज़ाया किए शेहान को कॉल लगाई। तमारा उस खातून की बातें सुन सुनकर थक चुकी थी। अब उसे शदीद नींद आ रही थी। वो आतिफ के कंधे पर सर टिकाए आंखें मूंद गई। आतिफ ने ट्रेन में बैठने के बाद समारा पर एक नज़र भी न डाली थी, लेकिन उसके यूं कंधे पर सर रखने से समारा उसकी नज़रों के हिसार की कैद में आई थी। उसका मासूम चेहरा आज भी उतना ही मासूम था, उतना ही हसीन। जब वो पहली बार आतिफ से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करने आई थी, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो चाँद जो उसकी पहुँच से मीलों दूर था, वो यूं एक दिन खुद उसकी झोली में आ गिरेगा। माज़ी। वो अक्सर अपनी फ्री क्लासेस यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठकर अपने पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने में सर्व कर दिया करता था। एक्सक्यूज़ मी आतिफ, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? आज भी वो रोज़ की तरह अपनी मुकर्रर करदा जगह पे यूं ही बैठा अपने काम में मसरूफ़ था, जब एक बारीक सुरीली आवाज़ उसके कानों में गूंजी, जिसके लहजे का हर फ़िक्रा बेहद नज़ाकत से अदा किया गया था। बेध्यानी में भी वो उसकी आवाज़ को पहचान गया था, और कैसे ना पहचानता। ये वो आवाज़ थी जो हज़ारों की भीड़ में भी उसे सबसे अलग और सबसे ख़ास लगती थी। नज़रें उठाकर उसने सामने खड़ी उस ज़ालिम हसीना को देखा, जो ब्लैक कलर के तंग जीन्स और बगैर आस्तीनों वाली पीले टॉप में मलबूस थी। अपने हाथों में उसने ब्लैक कलर के गुची का बैग कैरी किया हुआ था। चेहरे पर मेकअप के नाम पर गुलाबी लिपस्टिक और गालों में ज़रूरत से ज़्यादा लाली थोपी हुई थी। खुले बालों के साथ गुची का ही चश्मा लगाए वो भला की खूबसूरत हसीना
आतिफ को अपने तर्स का वाहिद नमूना लगी। आप यहाँ मेरे पास? सब खैरियत तो है? आपकी वो दोस्त रिजा नहीं आई क्या आज? आतिफ ने तफ्तीशी लहजे में पूछा, क्योंकि वो इस बात से खासा वाकिफ था कि सम्मारा गरीबों को मुंह नहीं लगाती, और उसका इस तरह आतिफ के पास आना उसे उलझन का शिकार कर रहा था। रिजा तो आई है, लेकिन मुझे उसके साथ नहीं, आपके साथ बैठना है। ये कहती वो बेतकल्लुफ़ी से आतिफ के बराबर में बैठ गई। उसकी इस बेबाकी पर आतिफ अपनी जगह से कुछ हद तक दूर सरका था। आतिफ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, और ये बात मैं बहुत अरसे से कहना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत ना हुई। शायद उसकी वजह ये थी कि तुमने अपने गिर्द एक हुदूद मुकर्रर कर रखी है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। किसी भी लड़की को तुम अपने इर्द गिर्द भटकने नहीं देते, और सच कहूँ तो तुम्हारी इसी अदा ने मेरा दिल चुराया है। आतिफ बेयकीनी से सख्ते की कैफियत में उसकी बातें सुन रहा था। उसके तो फरिश्ते को भी खबर ना थी कि सम्मारा अपने दिल में उसके लिए ऐसे एहसासात रखती है। मुझे तो तुमसे बहुत पहले ही मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मेरा दिल, या यूं समझो मेरी अना, मुझे इस सच को हजम करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकती, तो मैंने खुद से फैसला किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता कर रहूँगी। मैंने कई बार कोशिश की तुमसे एतराफ़े मोहब्बत कर लूँ, लेकिन तुम्हारा लड़कियों से खुश्क रवैया मुझे हर बार खौफ में मुब्तला कर देता था। आतिफ, पता नहीं तुम मेरी बातों का यकीन करोगे या नहीं, लेकिन मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है, और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तमारा बेखौफ अपने दिल की बात आतिफ से कह रही थी, जबकि आतिफ उसकी बातों में उलझ कर रह गया था। उसका मासूम चेहरा, उसकी आंखों की नमी चीख-चीख कर ये गवाही दे रहे थे, ये कोई झूठ या ड्रामा नहीं है, वो तो सचमुच उससे मोहब्बत करती है। आतिफ, बोलो, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी खामोशी मुझे मज़ीद खौफ खौफज़दा कर रही है। अगर तुमने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की, तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ये अल्फ़ाज़ अदा करते हुए समारा की आँखों से आँसू का कतरा गिरा था, जिसे आतिफ यकदम अपनी मुट्ठी में कैद कर गया। मुझे तुम्हारी हर एक बात पे खुद से भी ज़्यादा यकीन है सम्मारा। तुमने कहा है, तो आज ये राज़ मैं तुम पे खोल रहा हूँ, वरना अपनी आखिरी सांस तक मैं ये बात कभी भी तुम पे वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर नहीं करता। सम्मारा, मुझे भी तुमसे बेपनाह इश्क है, और ये आज से नहीं है। जब तुम्हें पहली बार मैंने यूनिवर्सिटी के गेट पर एक माज़ूर लड़की को सहारा देते हुए देखा था, जब से तुम मेरे दिल की दुनिया में बस गई थी। तुम्हारी इस अच्छाई ने मुझे कायल कर लिया था, तुमसे इश्क करने पर मजबूर कर दिया था। मैं हर बार तुम्हारे ख़यालों को नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन ये तुम थी, कभी जो कभी मेरे दिल से निकली ही नहीं। यूनिवर्सिटी जॉइन करने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी निकलवाई, तो पता चला तुम कराची के टॉप बिजनेसमैन अनवार शेख की इकलौती बेटी हो। ये जानने के बाद मैंने अपनी मोहब्बत अपने दिल के अंदर दफन कर ली, क्योंकि मैं जानता था तुम आसमान और मैं ज़मीन हूँ, इसलिए तुम्हें हासिल करने का ख्वाब देखने छोड़ दिए थे मैंने। लेकिन आज जिस तरह तुम मेरे पास आई हो, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है। आतिफ की बातों ने सम्मारा को बहुत हैरान कर दिया था। वो तो जानती भी नहीं थी
کہ اپنے آس پاس کسی لڑکے کو بھٹکنے نہ دینے والا وہ شخص اس سے عشق کرتا ہے؟ بس عاطف، اب یقین کر لو، یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ سمارا مقابل کا ہاتھ تھامے محبت سے گویا ہوئی۔ اپنی اپنی محبت کا اعتراف کرنے کے بعد دونوں بہت خوش رہنے لگے تھے۔ کلاس روم، لائبریری، کینٹین اور گراؤنڈ، اب وہ دونوں ہر جگہ ساتھ ہی نظر آتے تھے۔ سمارا کو جاننے کے بعد عاطف کو اندازہ ہوا اس میں تو ذرا بھی گھمنڈ نہیں ہے، لوگوں نے تو بس یوں ہی مشہور کر رکھا تھا۔ وہ تو موم جیسا دل رکھتی ہے جس میں صرف اور صرف عاطف بستا ہے۔ دونوں لائبریری میں پڑھائی کر رہے تھے جب سمارا پڑھتے پڑھتے ٹیبل پر سر رکھ کر سو گئی۔ اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی، کوئی کہہ سکتا تھا یہ کوئی امیر ذاتی ہے جسے ایک معمولی لڑکے سے محبت ہوئی ہے۔ عاطف تو اس کے چہرے کی معصومیت میں کھو جایا کرتا تھا، نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اسے یوں ہی تکتا رہتا تھا۔ اسے آج بھی یقین نہیں تھا کہ یہ پریوں کی شہزادی اس کے لیے اس دنیا میں آئی ہے۔ حال اس کے چہرے کی معصومیت کسی کو بھی دھوکے میں ڈال سکتی تھی، اور آج وہ بھی اسی دھوکے کا شکار ہوا تھا۔ آج اس کے دل میں صرف بدلے کی آگ تھی۔ سمارا نے ایک سیدھے سادھے لڑکے کو بغاوت پہ اتار دیا تھا جو اس کی آنکھوں میں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ تمہیں اپنے کیے گئے ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا سمارا شیخ۔ تم تم نے بہت ظلم ڈھائے ہیں، اب تمہاری باری ہے۔ عاطف اسے دیکھتا ہوا آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ گیا۔ ریحان، تم لوگوں کی ڈنر پارٹی ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ اندلپ نے ریحانہ بیگم کے کہنے پر شیحان کو کال کر کے اس سے پوچھا۔ اندلپ آپی، ہماری ڈنر پارٹی تو 8 بجے ہی ختم ہو گئی تھی، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ شیحان فکر مندی سے گویا ہوا۔ ہاں، وہ رکشی ابھی تک گھر نہیں لوٹی، کہہ کر گئی تھی فضا کے ساتھ آ جائے گی، لیکن فضا کا موبائل بھی بند آ رہا ہے۔ اندلپ ایک سانس میں کہتی گئی، جیسے وہ جلدی سے جلدی جواب کی منتظر ہو۔ کیا رکشی ابھی تک گھر نہیں پہنچی؟ لیکن وہ تو یہاں سے 8 بجے ہی نکل گئی تھی۔ شیحان نے بے یقینی سے کہا۔ رکشی گھر نہیں پہنچی؟ یہ سن کر اسے اچنبھا ہوا تھا۔ وہاں سے نکل چکی ہے لیکن وہ گھر نہیں پہنچی؟ اندلپ کے لہجے میں خوف کا تاثر پیدا ہوا تھا۔ آپی، آپ فکر نہ کریں، میں پتہ کرتا ہوں، وہ جہاں بھی ہوگی اسے لے کر میں بس ابھی آیا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، شیحان نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ شیحان کی باتیں سن کر ریحانہ بیگم، اندلپ، کشمالہ اور فضیلت سب ہی بے چین ہو گئے تھے۔ وہ وہاں سے 8 بجے ہی نکل چکی تھی، پھر اب تک گھر کیوں نہیں لوٹی؟ رات کے 11 بج رہے ہیں، کہیں میری بچی کے ساتھ کچھ غلط؟ ریحانہ بیگم کی زبان نے ان کے دل و دماغ میں چلنے والی بات کو زبان پر لانے سے انکار کیا تھا۔ نہیں امی، خدا کے لیے اچھا سوچیں، اللہ نہ کرے ہماری رکشی کو کچھ ہو۔ شیحان نے کہا ہے وہ ہماری رکشی کو ڈھونڈ کر لے آئے گا، آپ فکر نہ کریں۔ اندلپ نے اپنے دل پر خوف کا پہاڑ رکھ کر ریحانہ بیگم کو سمجھایا تھا، لیکن اس کے دل کی کیا حالت تھی وہ اس کے چہرے پر عیاں تھی۔
کشمالہ جلدی سے مصلے پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بہن کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ فضیلت بھی پریشان یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ اچانک گھر کی لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، کون؟ ریحانہ بیگم نے بے دھڑک فون اٹھایا۔ جی، کیا میں مسز حسن سے بات کر سکتا ہوں؟ فون کے آگے سے کسی مرد کی بھاری آواز گونجی۔ جی، بول رہی ہوں مسز حسن، آپ تھانے تشریف لے آئیں۔ آپ کی بیٹی رخشندہ حسن یہاں پولیس اسٹیشن میں ہماری حراست میں ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آپ لوگوں کی فرمائش پر میں نے ایپیسوڈ تھوڑی لانگ رکھی تھی، تو مجھے لازمی فیڈ بیک دیجیے گا، بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔